Hello friends, I hope you all are doing well. I am पुनीत सिंह पहावा और आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप यूनिट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी एक डेमो क्लास रहेगी, है ना। हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए, क्लास 11th में आपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कैसे अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है वो हमने वहां पे सीखा था, पर एक पार्टनरशिप फर्म कैसे अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगी वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्या नई चीजें आएंगी ये हम आगे जाके सीखेंगे कि वो कैसे अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। वो स्टार्ट करने से पहले हम हमारा थोड़ा थ्योरी का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में जो डिफाइंड है, दैट इज partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। देखिए, पार्टनरशिप को क्या डिफाइन किया गया, इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। देखिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। देखिए, जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप कैसे एक एग्जिस्टेंस में आती। इस रिलेशनशिप का जो एग्जिस्टेंस होता है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है। ये जो एग्रीमेंट होता है ये एक एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और एक रिटर्न एग्रीमेंट भी। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है या हम बोले एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है लोगों के बीच में बिटवीन पर्सन, वो एक एग्रीमेंट के बेसिस पे डेवलप होती। और हम ये जो एग्रीमेंट है या जो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं बिजनेस करने के लिए, टू कैरी ऑन अ बिजनेस। बेसिकली ये जो रिलेशनशिप डेवलप होगी पार्टनर्स के बीच में, दैट इज टू कैरी ऑन अ बिजनेस। और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे उन प्रॉफिट या लॉसेस को ये एक एग्रीड रेशियो में बांटते हैं। दैट इज it's a relationship between persons who have agreed to share the profits of a business, है ना। तो यहां पे पार्टनरशिप को एक रिलेशनशिप बोला गया। रिलेशनशिप का बेसिस क्या है? रिलेशनशिप का बेसिस होता है एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट जो है ये एक ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और एक रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। रिलेशनशिप क्यों का बना रहे हैं हम बिजनेस करने के लिए बना रहे हैं, और इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे उसको वो एक एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आगे देखिए, एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और ये जो बिजनेस है ये बिजनेस चाहे तो सब पार्टनर्स मिलकर चला सकता है या कोई भी एक पार्टनर या कुछ पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे उस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। तो ये डेफिनेशन हमारे जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डिफाइंड है। दैट इज इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, दैट इज पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। चलिए, पार्टनर्स, the persons who have entered into a partnership with one another individually are called partners। तो पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स बेसिकली वो इंडिविजुअल्स, वो पर्सन जो आपस में एक रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं, है ना। वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? इंडिविजुअली वो कहलाते हैं पार्टनर्स, एंड कलेक्टिवली आर फर्म। कलेक्टिवली वो क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाएंगे, राइट।
अगर एबीसी पार्टनर है, इंडिविजुअली हम ए को बोलेंगे पार्टनर, बी अ पार्टनर, सी अगेन अ पार्टनर, बट कलेक्टिवली जब हम बोलेंगे तो उनको हम फर्म का नाम दे सकते हैं, मींस एबीसी आर इन अ फर्म, दैट इज वो एक फर्म हो जाए, राइट। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम, और जिस नेम से वो बिजनेस कैरी ऑन करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फर्म नेम, उसको हम बोलते हैं फर्म नेम। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई नेचर ऑफ पार्टनरशिप। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं लीगल व्यू पॉइंट। अगर हम लीगली बात करते हैं तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनर एंड बिजनेस। लीगली अगर हम लीगली बात करते हैं तो पार्टनर और बिजनेस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। दैट इज पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म की, है ना, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सो इसका क्या मतलब हो गया, इसका अब ये मतलब हो जाता है कि फर्म्स दैट कैन बी पेड from the private assets of the partners if the firm is not able to pay its liabilities। देखिए क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, पार्टनरशिप फर्म जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, तो यहां पे जो हमारे बिजनेस की जो अगर डेट्स हैं, इन केस अगर हम बिजनेस की एसेट्स से उन डेट्स का पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो हम पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी सेल कर देंगे उन डेट्स का पेमेंट करने के। यहां पे ये फर्क आता है ना, लीगली जो है इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नो अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ रखा है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, तो वही यहां पे भी लगेगा हमारे पास कि अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पार्टनरशिप फर्म होगी और जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। दैट इज पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ सेपरेट एंटिटी, राइट। हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग में हम देखते हैं पार्टनरशिप फर्म और जो पार्टनर्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट है। अकाउंटिंग जो करेंगे वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, राइट। चलिए अब हम एक एक करके इसके जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहला फीचर जो है हमारी पार्टनरशिप का, दैट इज 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग। चलिए हम देखते हैं, आइए देखिए पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो वहां पे कम से कम एटलीस्ट 2 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। So there must be at least 2 persons to form a partnership, and these persons should be competent to contract। और ये जो लोग जो पार्टनरशिप में एंटर होंगे दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, राइट। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि सब लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं सिवाय कुछ के। 3 कैटेगरीज दे दी उन्होंने, कौन कौन। एक माइनर, माइनर कौन, वो पर्सन
जो अभी तक जिसने 18 की एज अटेन नहीं की है वो माइनर होता है। सेकेंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड इंसेन है ना, जिसका हम बोले मेंटल स्टेटस जो है वो इतना साउंड नहीं है। एंड थर्ड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, और कोई पर्सन जो लॉ से डिस्क्वालिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। इनके अलावा कोई भी जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। सो दे मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। तो हमारे पास एटलीस्ट हमको कितने लोग चाहिए, हमको एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, दैट इज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। बेसिकली देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 2, है ना। हमारे पास मिनिमम जो लोग रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए, देयर विल बी 2। चलिए अब हम चलते हैं मैक्सिमम नंबर। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है, the Companies Act 2013 section 464 empowers the central government to prescribe the number of partners in a firm subject to a maximum of 100 partners, subject to a maximum of 100 partners. The central government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50 by Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules 2014. Thus, in fact, a partnership firm cannot have more than 50 partners. देखिए क्या कह रही है लाइनें, समझे। देखिए मैक्सिमम नंबर जानना चाहते मैक्सिमम नंबर हमको पता करने कि पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर क्या है। देखिए पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर कितना रहेगा, ये जो बताया गया है ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में ये चीज बताई गई। उस सेक्शन ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में कितने होने चाहिए, इसकी जो पावर है, ये जो डिसाइड करने की जो पावर है, ये उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकता है। पर उन्होंने यहां पे एक सीलिंग दे दी है, दैट इज 100, कि आप 100 से ज्यादा नहीं डिफाइन कर सकते। तो मिनिमम तो 2 रहेंगे पर मैक्सिमम आप डिफाइन कीजिए, पर आप ध्यान रखिए 100 नहीं हो, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो 100 के अंदर अंदर कोई भी एक फिगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर सकती है, पर हाँ 100 से ज्यादा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं कर सकती। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिसाइड किए हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए, वो उन्होंने नंबर दिया है 50। वो नंबर कितना दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना दिया इन्होंने हमको, दैट इज 50। ये हमारे जो है मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया 50। मैक्सिमम सीलिंग जो इन्होंने दी रखी थी वो 100 की दे रखी थी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर टाइम बीइंग अभी जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर डिसाइड किए हैं 50 हैं। दिस कुड आल्सो सब्जेक्ट टू अ चेंज, कभी भी गवर्नमेंट चाहे तो वो उसको चेंज कर सकती है, पर वहां पे भी वो 100 से ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाएगी। तो जो हम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, है ना, एटलीस्ट इसमें मिनिमम हमारे पास कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स, और मैक्सिमम कितने होंगे इसके अंदर 50। तो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स आर 50 एंड मिनिमम आर 2। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज एग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल। It is a basis of relationship among partners which may be for a particular venture, for a period, or at will. Right? The written agreement among the partners is also known as partnership deed. चलिए एग्रीमेंट के बारे में देखिए। जो हमारी पार्टनरशिप जो बनती है या जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, तो उसका जो बेसिस होता है वो एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के बेसिस पे ही हमारी पार्टनरशिप फॉर्म होती है, राइट। ये जो एग्रीमेंट होता है ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और एक ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। जब रिटर्न फॉर्म में ये एग्रीमेंट होता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पार्टनरशिप
डीड, राइट। ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा एक पार्टनरशिप का एक बेसिस रहता है ना। और ये जो पार्टनरशिप हम फॉर्म करते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है। ये पार्टनरशिप विल के लिए भी हो सकती, एट विल भी हो सकती, दैट इज जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करें, या किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए भी हम जो है पार्टनरशिप कर सकते हैं। सो पार्टनरशिप के लिए एक जो हमारा फीचर होता है दैट इज एग्रीमेंट हैज टू बी देयर, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती है। ऑलवेज एग्रीमेंट इज देयर, और एग्रीमेंट कुड बी अ रिटन और इट कुड बी ओरल। जनरली जो है रिटन एग्रीमेंट जो है प्रिफर किया जाता है, क्योंकि अगर कभी पार्टनर्स में डिस्प्यूट होते हैं तो हमारे पास ये एक एविडेंस रहता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। चलिए नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस। अ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश फॉर अ लॉफुल बिजनेस। देखिए पार्टनरशिप जब हम फॉर्म करते हैं तो किसी बिजनेस के लिए करते हैं, और वो बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं होती, दैट इज वॉइड, है ना। उसको आप लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, है ना। अगर ए और बी पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं और वो कोई लीगल बिजनेस करेंगे तो वो पार्टनरशिप जो है उसको वो लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं। पर अगर वो कोई ऐसा काम जो कि लीगल नहीं है उसके लिए पार्टनरशिप करते हैं तो उसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, राइट। तो देयर मस्ट बी अ लीगल बिजनेस। एक लीगल बिजनेस के लिए जो है पार्टनरशिप फॉर्म होती है। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग। The agreement between among the partners must be to share profit and losses of the business. It is not essential that all partners must share losses. देखिए प्रॉफिट शेयरिंग, हम जो एग्रीमेंट करते हैं वो एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में भी होता है। दैट इज जो भी बिजनेस से प्रॉफिट या लॉसेस आएंगे उनको पार्टनर्स एक एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं। पर अब ये जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर जो है वो लॉसेस भी शेयर कर। देखिए कुछ पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो लॉसेस को शेयर ना करें, है ना। अगर हम पार्टनरशिप डीड में कंडीशंस डिफाइन कर दें इसको लेके तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है कि कोई पार्टनर है वो सिर्फ प्रॉफिट्स में ही क्या करेगा, शेयर लेगा, लॉसेस में उसका कोई शेयर नहीं रहेगा, राइट। चलिए नाउ बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। Business of the partnership can be carried on by all the partners or by any of them acting for all the partners. In other words, partners are agents as well as principals. Partners are agents as well as principals. As an agent, he represents other partners and thereby binds them through his acts. As a principal, he is bound by the act of other partners. देखिए जो बिजनेस होता है, पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस कोई भी एक पार्टनर, कुछ पार्टनर या सारे पार्टनर्स जो हैं मिलके इस बिजनेस को जो है रन कर सकते हैं। जैसा पार्टनर्स आपस में डिसाइड करें वो उस हिसाब से उस बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है। सो इट कुड बी रन बाय सिंगल पर्सन, अ सिंगल पार्टनर, और पार्टनर्स, और सब पार्टनर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सबको ही करना है या एक नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, सब मिलके कर सकते हैं, या कोई भी एक पर्सन जो है सबके बिहाफ पे कर सकता है। यहां पे एक हमारा पॉइंट, एक फीचर और हाईलाइट होता है, दैट इज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। देखिए जो पार्टनर होते हैं ये प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होता है। म्यूचुअल एजेंसी होती है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। सो एज एन एजेंट एक पार्टनर जो है अपने बाकी पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो बाकी पार्टनर्स लीगली बाउंड होते हैं उस चीज को फॉलो करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने, ठीक है। और एज अ प्रिंसिपल वो अगेन ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, वो दूसरे पार्टनर्स के एक्ट से भी बाउंड होता है, राइट। चलिए
हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज राइट्स ऑफ पार्टनर्स हम वो स्टार्ट करते हैं। देखिए राइट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझो, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। तो जब पार्टनर्स पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो हर पार्टनर के पास कुछ अधिकार होते हैं, है ना। हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या है इनके पास राइट्स होते हैं पार्टनर्स के पास। पहला राइट दैट इज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना, उसका राइट है ये। तो वो हमेशा जो है बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो बिल्कुल उसको कोई दूसरा पार्टनर जो है रोक नहीं सकता है, राइट। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। देखिए अगेन हर पार्टनर के पास ये राइट है कि उसको बिजनेस के अफेयर्स के बारे में कंसल्ट किया जाए, उससे पूछा जाए। जो भी हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होती हैं या बिजनेस का जो मैनेजमेंट हम करते हैं उसके बारे में उससे पूछा जाए, ये उसका एक राइट होता है। नेक्स्ट, every partner has a right to inspect the books of accounts and have a copy of it. अगेन देखिए हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट आप समझते होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो गया, हमारी वो बुक्स जिनमें हम अकाउंटिंग करते हैं। तो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है हर पार्टनर, और उसकी अपने पास एक कॉपी भी चाहे वो तो रख सकता है ना। कोई दूसरा पार्टनर इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें, फोर्थ राइट जो है इसका, दैट इज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विथ अदर्स इन एग्रीड रेशियो। अगेन हर पार्टनर का ये राइट है कि वो जो है बिजनेस के या पार्टनरशिप फर्म के जो प्रॉफिट और लॉसेस आए उन प्रॉफिट और लॉसेस में वो शेयर करे उस रेशियो में जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीड हुई है, राइट। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्या एक इंपॉर्टेंट राइट है क्योंकि हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें काफी इंपॉर्टेंस रखता है अपने। If a partner has advance loan, he has the right to receive interest thereon at an agreed rate of interest. In case the rate of interest is not agreed, interest is paid at the rate provided in the Indian Partnership Act 1932, that is at the rate 6% per annum. देखिए लाइंस क्या कह रही है और ये राइट क्या है, समझेगा इसको आराम से। देखिए अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके पास ये राइट है कि उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए ने फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपीस का, एक पार्टनर है फर्म का, और उसने फर्म को लोन दिया है रुपीस 1 लाख का, तो उसके पास ये राइट है कि उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, उस 1 लाख के अमाउंट के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ही इज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। अब कितना मिलेगा, बात ये, तो पहली कंडीशन ये है कि अगर पार्टनर्स के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एग्री हुई है तो उस एग्रीड रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आई बात। अगर पार्टनर्स के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके एग्रीमेंट है कोई, तो उस रेट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, पर उस केस में उसको जो हम इंटरेस्ट देंगे वो हम देंगे 6% पर एनम। ये 6% पर एनम के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट देंगे,
ठीक है, समझ में आई ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन वापस मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर के पास ये राइट है कि उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिले। कितना मिले? जो पार्टनर्स के बीच में रेट तय हुई है उस रेट से उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पर अगर रेट तय नहीं हुई तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं और वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन की गई है वो की गई है 6% पर एनम। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अ पार्टनर हैज अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट and be indemnified for the expenses incurred by him. चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, ये लाइन है कि अगर कोई इमरजेंसी का केस होता है तो पार्टनर के पास ये राइट है कि उसको जो सबसे सही चीज लगे वो कर सकता है, वो एक्ट कर सकता है, वो अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से एक्ट कर। ठीक है, और अगर वो कुछ एक्सपेंसेस करता है ना, फर्म के बिहाफ पे अगर वो कुछ एक्सपेंसेस करता है तो उसके लिए उसको इंडेमनीफाई किया जाना चाहिए। दैट इज कि हम उसको जो है वो अमाउंट वापस पे करें। राइट, चलिए नेक्स्ट, अ पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो किसी नए पार्टनर का जो एडमिशन है वो अलाउ नहीं करे। अगर पार्टनर, कोई भी पार्टनर अगर मना कर देता है कि नहीं भाई किसी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं करना है, हमको फर्म में और किसी नए पार्टनर को नहीं लेना है एज अ पार्टनर, तो हम किसी भी नए पर्सन को एज अ पार्टनर नहीं ले सकते। तो पार्टनर के पास ये राइट होता है ना, कि वो मना कर सके कि किसी और को नया पार्टनर बिजनेस में नहीं लेना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट है हमारे पास, है ना। तो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब बोल सकते हैं हम कि अगर नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करना है तो हर पार्टनर की कंसेंट जरूरी है, तभी कोई पार्टनर जो है बिजनेस में एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस a partner has to retire from the a partner has the right to retire from the firm, right to retire from the firm। अगेन, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो वो एक प्रॉपर नोटिस दे दे टाइम पीरियड का और वो फर्म से रिटायर हो सकता है। उसके पास राइट है, वो जब चाहे फर्म से रिटायर हो सकता है, पर वो एक प्रॉपर नोटिस के साथ रिटायर हो सकता है। पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड में मेंशन भी कर सकते हैं इस चीज को लेके। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पेज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, दैट पार्टनर गेट्स इंडेमनिफाइड फॉर द पेमेंट्स मेड बाय हिम फ्रॉम द फर्म। अगेन, अगर कोई पार्टनर जो है फर्म के बिहाफ पे अगर पेमेंट करता है, कोई खर्चे करता है फर्म के बिहाफ पे, है ना, फर्म का खर्चा था तो क्या हुआ, पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, तो उसके पास ये राइट है कि उसको वो अमाउंट जो है वापस मिले। ठीक है, समझ में आया ये चीज, है ना। सो ही पेज द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ठीक है, चलिए ये राइट समझ में आया आप लोगों को, है ना, सिंपल है। इसके ऊपर अभी तक बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आए नहीं है, पर ये फिफ्थ पॉइंट जो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ये पॉइंट हम आगे जाके बार बार इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देखिएगा जरूर ध्यान से। राइट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप डीड। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको। पार्टनरशिप comes into existence by an oral or written agreement. It is better to have written agreement to avoid any dispute. This written document known as partnership deed
details the terms and conditions of the partnership. It is legal document signed by all the partners and has the clauses on the following. चलिए समझते हैं हम इसको। देखिए, हमने देखा स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, जब पार्टनरशिप जो एग्जिस्टेंस में आती है, उसके एग्जिस्टेंस में आने का एक बेसिस होता है, दैट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, ये एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है और एक ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, मींस सिर्फ पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स मिले, बैठ के बातचीत की और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं की, तो वो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो एक ओरल एग्रीमेंट हो गया। पर पार्टनर्स ने क्या किया, बैठे बातचीत की और उस बातचीत के जो भी पॉइंट्स निकले उन्होंने मिलकर उसको लिख लिया एक लीगल पेपर पे या एक स्टैम्प पेपर पे, उसको लिख लिया, है ना, और अपनी जो भी टर्म्स और कंडीशंस रखनी थी उन्होंने उसमें मेंशन कर दी। तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट हो जाएगा रिटन एग्रीमेंट, और वही एग्रीमेंट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा पेपर बोले, हम लीगल पेपर बोल दें, एक ऐसा लीगल पेपर जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो मेंशन होती हैं। तो इट्स अ डॉक्यूमेंट बेसिकली विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना, तो जब भी हम पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली हमको रिटन एग्रीमेंट करना चाहिए कि ओरल एग्रीमेंट करना चाहिए? हाँ, हमको रिटन एग्रीमेंट करना चाहिए। क्यों, क्या फायदा रहेगा रिटन एग्रीमेंट का? रिटन एग्रीमेंट करने से यह फायदा रहता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो हमारे पास जो डीड है उसके अंदर सारी टर्म्स और कंडीशंस मेंशन होती हैं। तो अगर डिस्प्यूट है और हमारे पास उसके अंदर पहले से ही कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो फिर डिस्प्यूट आराम से सॉल्व किया जा सकता है। और डीड नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर हम उसका सॉल्यूशन कैसे करें? तो इस केस में, इस ऐसी कंडीशन में कितनी बार जो है पार्टनर्स जो कोर्ट की तरफ भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना। तो चलिए हम समझते हैं अब आगे, दैट इज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्लॉजेस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो टर्म्स और कंडीशंस क्या क्या होती हैं ये हम एक बार देखते हैं। ये जो टर्म्स और कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही टर्म्स और कंडीशंस हों। ठीक है, इसके अलावा भी पार्टनर्स कोई पॉइंट्स जो है, अगर किसी पॉइंट पे एग्री करते हैं और वो उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं डीड के अंदर, तो वो उस कंडीशन को डीड के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जाके कभी प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। तो चलिए हम एक एक करके सारी टर्म्स और कंडीशंस जो हमको प्रोवाइडेड है वो देखते हैं। हम पहली देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर देखिए क्या है, दैट इज नेम्स, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, है ना। तो हम डीड के अंदर पार्टनर्स का नेम, उनके बारे में बताना, उनका एड्रेस जो है वो उसके अंदर मेंशन करते हैं। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, दैट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। हमारी फर्म का क्या नाम रहेगा, क्या एड्रेस है, वो हम उसके अंदर डीड के अंदर बताते हैं। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट इज एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। हमारी जो प्रिंसिपल प्लेस कौन सी रहेगी, है ना, उसका हम उसके अंदर एड्रेस जो है मेंशन करते हैं, जो हमारी प्रिंसिपल प्लेस रहेगी। हम हो सकता है एक से ज्यादा ब्रांचेस खोलें, 2-3 जगह बिजनेस करें, पर हमारी प्रिंसिपल प्लेस कौन सी रहेगी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर, हम किस तरह का बिजनेस जो है कैरी ऑन कर रहे हैं, उसके बारे में हम बिजनेस के बारे में बताएंगे कि हमारा क्या बिजनेस है, बेसिक उसका नेचर क्या। देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट, हम बिजनेस कौन सी डेट से स्टार्ट कर रहे हैं, या कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बेसिकली हम पार्टनरशिप जो है कौन सी डेट से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप किस डेट से स्टार्ट होगी, कोई भी डेट जो हम स्टार्ट करेंगे उसको इसमें मेंशन करते हैं। नाउ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, the amount of capital to be contributed by each partner, whether the capital account shall be fixed or fluctuating.
इसके अंदर देखिए हम जो पार्टनर्स कितना कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, वो अमाउंट बताना कि हाँ पार्टनर्स इतने अमाउंट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो अमाउंट बताना। और हम कैपिटल को बिजनेस में कैसे मेंटेन करेंगे, फिक्स मेथड से या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड से। देखिए दो तरीके होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। अब उनमें से कौन सा ऑप्ट करेंगे वो उसमें बता दीजिए। अब फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, ये हम आगे जाके बिल्कुल पढ़ेंगे, हमारे बिल्कुल कोर्स में है, पर हम जब न्यूमेरिकल्स के वहां पहुंचेंगे बिल्कुल इसको पढ़ेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अलाउड ऑन कैपिटल। देखिए कितनी बार पार्टनर्स जो हैं अपने एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी इंक्लूड कर, भाई पार्टनर कहते हैं कि मैं बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ऐसा कितनी बार इसलिए होता है क्योंकि कोई पार्टनर बिजनेस में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई पार्टनर कम पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो किसी के साथ अनफेयर नहीं रहे चीज। तो पार्टनर्स कितनी बार इस बात को ऐसे कर लेते हैं कि चलिए जो पैसा बिजनेस में हम लगा रहे हैं उसके ऊपर हम कोई नॉमिनल अकाउंट का क्या कर रखते हैं, इंटरेस्ट रख लेते हैं, कोई नॉमिनल अमाउंट जो है एज अ इंटरेस्ट हम उसके ऊपर रख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स के बीच में एग्री होता है कि हाँ भाई हम जो पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं या जो कैपिटल हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाए, तो बिल्कुल पार्टनर्स चाहें तो उसको पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, है ना, क्योंकि ये अभी आगे चल के हम इसको वापस देखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेट of interest if to be charged on drawings. Again, interest on drawings. अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है तो हम उसको ऊपर उससे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, चार्ज करेंगे उससे इंटरेस्ट। दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कि पार्टनर ने बिजनेस में पैसे तो लगाए थे, अच्छी बात है, हमने ये राजी किया कि नहीं उसको हम इंटरेस्ट भी देंगे, वेरी गुड। पर तब क्या अगर पार्टनर बिजनेस से पैसे ही निकालता है तो, ड्राइंग्स करता है तो हम उसके ऊपर भी एक क्लॉज रख सकते हैं कि अगर पार्टनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो हम उसके ऊपर उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। और जो भी रेट पार्टनर डिसाइड करें वो रख सकते हैं। अगेन ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के हम इसको बिल्कुल देखेंगे, है ना, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको समझेंगे भी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो इन विच प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। अगेन वो रेशियो जिस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स किस रेशियो में शेयर किया जाएगा वो हम रखते हैं, है ना। रेशियो जैसे 3 पार्टनर्स हैं, मैं बोलूं ए है, बी है, सी है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या रहेगा, अगर इक्वल रहेगा दैट इज 1:1:1। तो जो भी रेशियो जिसमें पार्टनर्स जो है प्रॉफिट को शेयर करेंगे वो रेशियो यहां मेंशन किया जाता है। तो अगेन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आगे चल के देखेंगे इसको हम वापस नेक्स्ट टॉपिक में बिल्कुल। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। देखिए अभी हमने राइट्स में देखा था कि अगेन पार्टनर के पास क्या होता है, राइट होता है कि अगर उसने फर्म को लोन दिया है तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल। किस रेट पे मिलता है, जो पार्टनर्स के बीच में रेट एग्री हो। तो बेसिकली जो रेट पार्टनर डिसाइड करते हैं वो इस डीड के अंदर वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी रेट लोन के ऊपर पार्टनर्स डिसाइड करके रखना चाहते हैं वो रेट पार्टनर्स रख सकते हैं। हाँ, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो भी
हम इंटरेस्ट तो उस पार्टनर को देंगे ही देंगे अगर उसने लोन दिया है फर्म को तो, और कितना देंगे इंटरेस्ट? एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, चलिए अगला क्लॉज देखते हैं, दैट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ एग्रीड टू बी पेड। रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना, दैट इज वो जो वर्क करते हैं उसके अगेंस्ट में उनको कुछ अमाउंट पे करना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, है ना। पार्टनर्स चाहें तो इसको बिल्कुल बिजनेस पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, method by which goodwill of the firm will be valued at the time of admission or retirement of a partner or at the time of death of a partner। देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम गुडविल की वैल्यूएशन कौन से मेथड से निकालेंगे? ठीक है, किस मेथड से हम गुडविल को, हमारी बिजनेस की गुडविल को हम वैल्यू करेंगे, वो मेथड को हम चाहें तो पहले से ही इसमें मेंशन कर सकते हैं। जब भी अगर पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है या हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो हम गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड जो है अडॉप्ट करेंगे वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हमारे पास बिल्कुल पूरा चैप्टर है, टॉपिक है बेसिकली, हम वैल्यूएशन उसके अंदर पूरे तरह से देखेंगे क्या मेथड्स है, वो हम आगे जाके बिल्कुल पढ़ेंगे, राइट। देन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, the manner in which assets of the firm shall be valued in the case of reconstitution। अगेन एसेट्स को हम रीवैल्यू करते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो हम एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, लायबिलिटीज को भी रीअसेस करते हैं। तो वो क्या मेथड हम जो अडॉप्ट करेंगे उस वक्त वैल्यूएशन के लिए, उसको हम इसमें पहले से ही मेंशन कर सकते हैं हमारी पार्टनरशिप डीड में। देन सेटलमेंट ऑफ account, the manner in which accounts of partners shall be settled in case of their retirement or death or at the time of dissolution of the firm। देखिए अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट लेता है या हमारी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो हम हमारे अकाउंट्स को, पार्टनर्स के अकाउंट्स को किस मैनर में सेटल करेंगे उसके बारे में हम पहले से ही बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड, द डेट ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर। नॉर्मली अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March every year because every entity must submit the return of income on 31st March every year। देखिए अकाउंटिंग पीरियड, हम क्या अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करेंगे वो बताते हैं। जनरली हम जो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं दैट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही फॉलो किया जाता है जनरली, क्योंकि हमारी जो इनकम टैक्स या जो हम हमारी इनकम कैलकुलेट करते हैं वो इसी टाइम पीरियड की कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली जो फर्म्स हैं वो यही टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, अपने अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं, राइट। चलिए, देन नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर डिफाइंड, किस पार्टनर के पास क्या राइट रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेंगी पार्टनर्स की, वो सब जो है हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं हमारी पार्टनरशिप डीड में। देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज वेदर इट इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और फॉर अ वेंचर, राइट। ड्यूरेशन, हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो हम कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, हम चाहें तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए भी कर सकते हैं, हम चाहें तो हम पर्टिकुलर वेंचर के लिए भी कर सकते हैं, या हमारी पार्टनरशिप एट विल हो सकती है। एट विल का मतलब क्या हो गया, जब तक पार्टनर चाहे वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो हमारी पार्टनरशिप का क्या ड्यूरेशन रहेगा ये भी हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। नाउ बैंक अकाउंट ऑपरेशन, how shall the bank account be operated, whether it shall be operated by any of the partners or jointly। again बैंक अकाउंट, देखिए पार्टनरशिप फर्म बनेगी उसके नाम से हम एक अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, तो उस अकाउंट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कोई एक पार्टनर उसको ऑपरेट करेगा या हम बोले किसी एक पार्टनर के पास अथॉरिटी होगी साइनिंग की,
या पार्टनर्स की जॉइंट अथॉरिटी होगी साइन, तो वो भी इसमें मेंशन करना चाहिए वैसे, है ना। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू और डिसॉल्व। देखिए इन क्या केस, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती तो हम फर्म को कंटिन्यू रखेंगे या हम उसको डिसॉल्व कर देंगे, ये भी हम जो है पहले से ही मेंशन कर सकते हैं। देन लास्ट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, dispute if any among the partners, how they shall be settled। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उन डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जाए, तो उसको हम पहले से इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो हमने पॉइंट्स देखे, ये किसी भी पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए बेसिक, पर इसका मतलब नहीं है कि यही पॉइंट होने चाहिए। हम चाहें तो इनके अलावा भी कोई भी पॉइंट्स जिसपे हमको लगता है कि फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम हो सकती है ना, या डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, वो पॉइंट्स भी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल है, इसको एक बार गो थ्रू करिएगा, राइट। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए स्टार्ट करते हैं। Partnership deed is an important legal document which defines relationship among the partners. It is important to have written partnership deed to avoid and settle possible disputes. It is useful because, देखिए हमने अभी पार्टनरशिप डीड में क्या क्लॉजेस होते हैं वो पढ़ा, पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो पढ़ा, उसके क्लॉजेस पढ़ा। तो देखिए डीड की इंपॉर्टेंस, देखिए जब हमारे पार्टनर्स जो होते हैं वो अगर डीड को प्रिपेयर करके पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? पहली चीज तो कि जो भी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं उसके अंदर हम वो मेंशन कर देते हैं, तो हमारे पास ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, जिसके अंदर बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी जो है मेंशन है। और ये क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट हो गया तो हमारा जो कोर्ट होता है उसमें भी एक एविडेंस की तरह ये एक्ट करता है। पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो हम उन डिस्प्यूट्स को इस डीड के बेसिस पे सेटल कर सकते। भाई अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हुए हैं और हमारा जो डिस्प्यूट है उसको रिलेटेड कोई पॉइंट हमने पहले से ही डीड में मेंशन कर रखा है, तो हम उसको सेटल कैसे करेंगे? उस पॉइंट अगर जो डीड में मेंशन है तो उसके बेसिस पे कर देंगे। अगर सिंपल हम एग्जांपल लें कि प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है, दो पार्टनर्स बोले हम ए और बी, ए और बी, अब इन्होंने डिसाइड तो क्या था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इनका इक्वल रहेगा, दैट इज 1:1 करेंगे। पर ए ने क्या बिजनेस में सारी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी थी, अब बी ने इतनी कैपिटल इन्वेस्ट की नहीं। एट द एंड ए बोलता है कि नहीं, मैंने बहुत पूरा पैसा बिजनेस में मैंने लगाया है तो प्रॉफिट में मेरे को ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उस डीड में इनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डिफाइंड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक चाहे कुछ भी कर ले। अगर पार्टनरशिप डीड में ये रेशियो मेंशन था कि ये प्रॉफिट जो है इक्वल शेयर करेंगे तो फिर प्रॉफिट्स इक्वल ही शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट होने का ये बेनिफिट रहता है कि अगर हमारे कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच में तो उन डिस्प्यूट्स को हम उस डीड के बेसिस पे सेटल कर सकते हैं। मोर ओवर अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाएंगे, दैट इज हम कोर्ट में जाते हैं, तो भी जो है वो भी वहां पे भी जो डिस्प्यूट सेटल होंगे वो सबसे पहले डीड के बेसिस पे ही होते हैं। और अगर डीड नहीं होती है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस देखते हैं। ठीक है, सो
It is useful because it governs the right, duties and liabilities of each partner. तो डीड हमारी यूजफुल किस लिए है? क्योंकि इसमें अंदर पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज और हर पार्टनर की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो उसके अंदर मेंशन होती हैं. सेकेंड पॉइंट, dispute arising if any among the partners are settled on the basis of partnership deed, it being a written contract. और जो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं उन डिस्प्यूट्स को हम इस डीड के बेसिस पे आराम से सेटल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, एक एविडेंस है ना. तो इसके बेसिस पे सारे डिस्प्यूट्स पार्टनर्स के जो होते हैं वो सेटल किए जा सकते हैं. इसलिए पार्टनरशिप डीड जो है ये इंपॉर्टेंट होती है. राइट नाउ, इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? क्या ये जरूरी है कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड होनी ही चाहिए? एसेंशियल है, कंपलसरी है क्या पार्टनरशिप डीड बनाना? तो इसका क्या आंसर है? इट इज नॉट एसेंशियल. पार्टनरशिप डीड बना के पार्टनरशिप में एंटर करना जो है इट इज नॉट एसेंशियल. कहीं भी लॉ में, कानून में कहीं पे भी नहीं लिखा हो भाई पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड बनानी है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है ना. एग्रीमेंट होता है, हमने पढ़ा, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. तो पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर करना एसेंशियल या कंपलसरी नहीं है, बट डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड. पर पार्टनरशिप डीड फिर भी होनी चाहिए, कंपलसरी नहीं है, पर हमको फिर भी डीड को जो है प्रिपेयर करना चाहिए. क्यों? क्योंकि कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हुए तो उन डिस्प्यूट्स को हम क्या कर सकते हैं? सेटल कर सकते हैं. मोर ओवर जो भी बिजनेस की टर्म्स और कंडीशंस हैं उसके अंदर हम मेंशन कर सकते हैं हमारे पार्टनरशिप की जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं हम डीड के अंदर हम डीड के अंदर बता सकते हैं. तो कभी फ्यूचर में डिस्प्यूट्स के चांसेस कम हो जाते हैं, या अगर डिस्प्यूट्स हो तो भी हम उन डिस्प्यूट्स को इसके बेसिस पे सेटल कर सकते हैं. राइट? In case partnership deed does not exist, provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply. और in case अगर पार्टनरशिप फर्म के पास या पार्टनर्स के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं. ठीक है, और वो क्या प्रोविजंस हैं वो हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखते हैं. ठीक है, चलिए, समझ में आया आपको यहां तक? है ना, इंपॉर्टेंस समझ में आई पार्टनरशिप डीड की, क्या इंपॉर्टेंस होती है, समझ में आया है ना. इसके अंदर पार्टनर्स के जो राइट्स होते हैं, जो ड्यूटीज होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सब मेंशन होती हैं. राइट? और साथ में कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको हम जो है सेटल कर सकते हैं डीड के बेसिस पे. ठीक है, और नेक्स्ट क्या डीड बनाना कंपलसरी है? नहीं, डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, पर फिर भी हमको डीड बनानी चाहिए, है ना. इट्स नॉट कंपलसरी बट इट इज डिजायरेबल. हाँ, होनी चाहिए, अच्छा रहता है, इसलिए डीड बनानी चाहिए, है ना. पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं और डिस्प्यूट्स कम होंगे, है ना, या डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सकता है डीड होती है अगर हमारे पास तो. राइट? चलिए, ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. राइट? थैंक यू.